So now we will try to draw the isotherms, right, at different temperatures. अच्छा, आइसोथर्म हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर मेरा फिक्स है, राइट? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर जो है मेरा वो फिक्स टेम्परेचर है, और मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं बिटवीन प्रेशर एंड द मोलर वॉल्यूम। तो मैं अपने मर्जी से कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया। गैस मेरा फिक्स है, गैस जो है वो मेरा एक फिक्स्ड गैस है, तो ए और बी का वैल्यू जो है वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। अब मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीएम ले रहा हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर्स आएंगे। मैं ए कंप्लीटली मैथमेटिकली बोल रहा हूं, टेम्परेचर फिक्स कर लो, गैस फिक्स कर लो, तो ए बी फिक्स है, टी फिक्स है। अब अलग अलग पॉइंट्स लो। कैसे पॉइंट लोगे? वीएम को वैल्यू ले लो, एक इक्वेशन में डालो, इक्वेशन में डालने के बाद कोई एक प्रेशर आएगा। हाथ से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर और अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लोगों ने इसको अलग अलग टेम्परेचर में प्लॉट किया। तो सबसे पहले लोगों ने टेम्परेचर को काफी हाई रखा, और टेम्परेचर को काफी हाई रखने पर, इसलिए अब मैं T1 बोल रहा हूं, T1 इज वेरी हाई, राइट? तो T1 अगर बहुत ज्यादा हाई है, तो बहुत हाई टेम्परेचर में हम पहले जैसे कि बातचीत किए थे, जो हमारा जो गैस है वो नियरली आइडियली बिहेव करेगा। तो लोगों को जो ग्राफ मिला वो नियरली हाइपरबोलिक मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप, यानी दैट इंप्लाइज ऑलमोस्ट आइडियल। उसके बाद लोगों ने टेम्परेचर थोड़ा कम किया। टेम्परेचर थोड़ा कम करने पर ग्राफ में थोड़ा सा ऐसे बेंड सा आया, लेकिन अभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक अच्छे खासे तरीके से मान सकते हैं। अच्छा, नाउ टेम्परेचर को और कम किया गया। टेम्परेचर को जैसे ही और कम किया तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लोगों को देखने को मिला, राइट? अब टेम्परेचर को और कम किया गया। यहां पर जो आइसोथर्म बना, स्टार्टिंग में नियरली वर्टिकल, ऐसे करते हुए दिस इज अ टेम्परेचर T4, और लोगों ने जब टेम्परेचर को और कम सेट किया, तो इन दैट केस जो आइसोथर्म लोगों को मिला वो कुछ इस प्रकार का मिला, एंड दिस इज द आइसोथर्म एट टेम्परेचर T5, राइट? नाउ ये वाला आइसोथर्म देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव आइसोथर्म आया है। क्योंकि ध्यान देना, मेन प्रॉब्लम जो है इस आइसोथर्म में, T5 आइसोथर्म इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इस आइसोथर्म में दो प्रॉब्लम है फंडामेंटली। ध्यान देना, जो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का रीजन देखूं, इन रीजन ए बी, both
pressure and molar volume are increasing simultaneously। रीजन AB में जो हमारा प्रेशर है और जो हमारा मोलर वॉल्यूम है वो दोनों हमारा साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 और एक आया है, वो ये है, अगर मान लो मैं प्रेशर को P' में सेट करता हूं तो इन दैट केस हमें 3 डिफरेंट वॉल्यूम मिल रहा है, V1, V2 एंड V3। वी आर गेटिंग three volumes corresponding to a single pressure। That's impossible। देखो गैस का जो है प्रेशर वॉल्यूम जो भी है उनमें एक यूनिक रिलेशन है। फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस का वॉल्यूम यूनिक है, चाहे जितना भी है। मोस्ट तो मेरा जो भी है एन फिक्स है, राइट। तो ये जो T5 का आइसोथर्म है ये तो बिल्कुल ही असंभव आइसोथर्म है। ये देखो इसमें लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा है। वैन डर वाल ने इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में लोग टेम्परेचर पुट कर रहे हैं, उसमें लोग Vm पुट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रहे हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा है और उसको कर्व से जोड़ दे रहा है। और लोग यहां पे कोई दिमाग नहीं लगा रहा है अपना, राइट। अच्छा, नाउ इसी के साथ जो भी सब्सटेंस लिया गया था, फॉर एग्जाम्पल मान लो CO2, तो इसी के साथ लोगों के पास और एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड फेज डायग्राम। अच्छा, फेज डायग्राम क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा, उसके रिगार्डिंग डायग्राम। दिस इज द P एक्सिस एंड दिस इज द T एक्सिस। सो लोगों ने CO2 का जब फेज डायग्राम खोला तो लोगों को कुछ इस प्रकार का मिला, समथिंग लाइक दिस। This is the solid region. This is the liquid region. And this is the gas region. 3 अलग अलग फेज मिला, एक है सॉलिड रीजन, एक है लिक्विड रीजन और दूसरा जो है वो है हमारा गैस रीजन, राइट। अब एक चीज ध्यान दो, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी एक प्रेशर है और मान लो ये टेम्परेचर है, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर को आगे बढ़ाओ तो ये पॉइंट जो है वो लिक्विड रीजन पे लाई कर रहा है, राइट। फेज डायग्राम के बारे में आगे हम और विस्तार में बात करेंगे, लेकिन अभी उस समय नहीं आया है। कुल मिला के एक पीटी डायग्राम है, इतना समझ लो। अब जब उस सब्सटेंस का फेज डायग्राम को लोगों ने यहां पर देखा तब लोगों को एक चीज मालूम पड़ा, जो ये चीज को हम शुद्ध रूप से गैस मान ले रहे हैं, ये गैस पूरी तरीके से है नहीं। जो हम अलग अलग टेम्परेचर्स ले रहे हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर रीजन है, उसके करस्पॉन्डिंग और एक कर्व हमारा गेम में है।
ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग और एक कर्व मेरा गेम में है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया ड्राइंग। नाउ ये पूरा का पूरा ग्राफिकल रीजन जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो मैं इस चीज को वापस एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें मैं केवल T4 और T5 ही दिखाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं दिखाने वाला हूं, बाकी मेरा काम का नहीं है, ठीक है। फिगर जैसे क्लमजी ना हो, इस कारण पे मैं यहां पर एक पीवीएम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वापस। तो ये है हमारा 3 डिफरेंट रीजन, अभी तीसरा दिखेगा, अभी 2 ही रीजन लग रहा है। जो T4 का आइसोथर्म है वो नियरली वर्टिकली इस तरीके से नीचे आता है और फिर नीचे बेंड होके इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक चीज बहुत गलत दिया हुआ है, थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा क्यों। उन्होंने ये वाला ग्राफ का जो ये लाइन है इसको भयंकर तरीके से लेटा दिया है। दैट लाइन इज हाईली स्लोप्ड एंड दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अभी तुम लोगों को मालूम पड़ेगा क्यों। एंड T5 का ग्राफ T5 का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। जो T5 का ग्राफ है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। ये भी नियरली वर्टिकली ऊपर जाएगा। दिस लाइन इज नियरली वर्टिकल लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ T5, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे ये ग्राफ है हमारा, ओके। नाउ लोगों ने जब असली में देखा, फेस डायग्राम को देखा, तो ये मालूम पड़ा जो ये वाला मेरा रीजन है, दिस रीजन इज liquid. This region is liquid, right? ये वाला जो region है this region is gas, और ये जो मेरा इंटरमीडिएट रीजन है दिस सिग्निफाइज द रैपिड इंटरकन्वर्जन। दिस सिग्निफाइज द रैपिड इंटरकन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। So this is the liquid vapor equilibrium zone. This side is a completely liquid zone and this side is the completely gaseous zone. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, जो हम T4 के ऊपर कोई भी आइसोथर्म ड्रॉ करे like this, any आइसोथर्म, वो किसी भी हालात पर कहीं पर भी लिक्विड जोन पे एंटर नहीं करेगा। यानी एनी आइसोथर्म any isotherm of temperature greater than the T4 cannot enter the liquid zone.
Any isotherm of temperature greater than T4 can never enter the liquid zone. Yani that implies for temperature greater than T4, a gas can never be liquefied whatever be the applied प्रेशर। चाहे मैं बाहर से प्रेशर कितना भी अप्लाई कर दूं, मेरा किसी भी हालात पर गैस जो है वो मेरा लिक्विफाई नहीं होने वाला है। वॉट एवर बी द अप्लाइड प्रेशर, इट डजेंट मैटर। सो ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज a maximum temperature regarding liquefaction. There is a maximum temperature regarding liquefaction. Beyond that temperature, in this case, it is T4, right? उस टेम्परेचर से कम में हम ज्यादा टेम्परेचर में हम कभी भी लिक्विड नहीं बना सकते हैं। उससे कम टेम्परेचर में अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वो प्रॉपर लिक्विड जोन में रहेगा। देन इट एंटर्स द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जोन, एंड प्रेशर अगर मैं और कम करता हूं तो इन दैट केस वो गैसियस जोन पे एंटर करता है। ध्यान देना, इसके अंदर ये पार्ट ऑफ द ग्राफ फर्जी है, ये पार्ट ऑफ द ग्राफ कंप्लीटली फर्जी है, और इन दोनों एंड पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन अभी राइट नाउ एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, वैसे होता नहीं है, मैं वापस ढंग से ड्रॉ करूंगा। दिस इज कॉल्ड Maxwell construction. ये ऐसे हॉराइजॉन्टल होता है, यानी वीएम के पैरेलल होता है। खैर, मेन मुद्दे की बात समझते हैं। ये दोनों पॉइंट का जो एंड पॉइंट है इसको हमें पोंछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। एंड दूसरी बात, van der Waals equation is valid for liquid के लिए वैलिड है, and for gas, but not in the liquid gas equilibrium। वैन डर वाल इक्वेशन हमारे लिक्विड के लिए वैलिड है, वो हमारा गैस के लिए वैलिड है, लेकिन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम जोन के लिए वैन डर वाल इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो बीच वाला जो पार्ट है उसको हमें पूछना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ये बात चीज मैं थोड़ा गलत बनाया हूं, असली में जो ग्राफ नजर आएगा ठीक है, वो ग्राफ नजर आएगा कुछ इस प्रकार के, स्टार्टिंग में नियरली वर्टिकल, then a horizontal line like this, and then curve like this, right? This is the true shape of isotherm. यहां पर वो वर्टिकल रीजन पे एंटर कर रहा है, यहां पर वो इक्विलिब्रियम जोन से एग्जिट कर रहा है। सो दिस अप टू दिस इज प्योर लिक्विड,
यहां पे इस पर्टिकुलर प्रेशर में आके लिक्विड गैस इंटर कन्वर्जन हो रहा है एंड इस बाकी पूरे जोन में दैट इज डेफिनेटली गैस। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर में रैपिडली हमारा लिक्विड से गैस पे जा रहा है एंड ध्यान देना उसी बात पे हम बोल सकते हैं जो जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ अनचेंज प्रेशर में हमारा जो मोलर वॉल्यूम है उस पे एक चेंज आया, उसके एक इंक्रीमेंट आया जो कि आना भी चाहिए। हमारा क्या होगा, क्यों चेंज क्यों आना चाहिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर पहले लिक्विड था, गैस है, गैस में मॉलिक्यूलर सेपरेशन डेफिनेटली हमारा लिक्विड से ज्यादा होने वाला है। अच्छा, मैं पहले एक चीज में और स्ट्रेस दे रहा था, जो ये वाला जो लाइन है वो हमारा नियरली वर्टिकल होना चाहिए। वो नियरली वर्टिकल होने का कारण क्या है? वो नियरली वर्टिकल होने का कारण क्या है? बहुत सिंपल रीजन है, ध्यान देना। ये जो पार्ट ऑफ द लाइन है वो डेफिनेटली मेरा लिक्विड है। नाउ लिक्विड पे वॉल्यूम पे प्रेशर का इफेक्ट इज वेरी 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 स्मॉल। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वॉल्यूम प्रैक्टिकली प्रेशर इंडिपेंडेंट है। तो मैं धीरे धीरे जब प्रेशर रिलीज कर रहा हूं वॉल्यूम में इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन ना के बराबर इंक्रीमेंट होने वाला है। तो एनसीईआरटी ने इस ग्राफ को बुरी तरीके से लेटा दिया है, प्रॉपर कर्व बनाया है, यानी जैसा ग्राफ यहां पर है वैसा ही ग्राफ इधर बना दिया है। ऑब्वियसली वो बात गलत है। लिक्विड में प्रेशर और वॉल्यूम में इतना वेरिएशंस नहीं हो सकता है। प्रेशर चाहे कितना भी हो, वॉल्यूम में ना के बराबर बदलाव आता है, थोड़ा सा आता है, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ता है, बट लिक्विड हैज अ वेरी पोर कंप्रेसिबिलिटी, राइट? सो इस कारण पे ये ध्यान रखना है, दिस ग्राफ इज नियरली वर्टिकल। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो दो गलत पार्ट को यहां पे इस चीज में ध्यान ही मत देना, बस मैं जोड़ के दिखा दिया हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, राइट? तो ये जो हमारा एंड पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन है इसको बोलता है मैक्सवेल कंस्ट्रक्शन। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। ये जो गलत पार्ट ऑफ कर्व था ना, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, यही तो गलती को हटाया गया है। सो द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, ये जो दोनों चीज है, ये दोनों हमारा इक्वल एरिया होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? तो जो मैक्सवेल कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो गलत पार्ट को हम हटाते हैं आइसोथर्म में से, दैट इज बेसिकली क्या, इक्वल एरिया हमें दिखाता है, राइट? समझ में आया? लिक्विफिकेशन आई होप समझ में आया है। तो टेम्परेचर को कम से कम T4 हमें रखना पड़ेगा, राइट? अब T4 में ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम जोन जो है, ये इक्विलिब्रियम जोन जो है वो इक्विलिब्रियम जोन में बस एक पॉइंट के लिए एंटर कर रहा है और फिर तुरंत जो है वो गैसियस जोन पे आ रहा है, यानी वापस ये पूरा का पूरा इस तरफ आ रहा है। तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जो हमारा T4 है उसमें एक्चुअली ना गैस है ना लिक्विड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नाम देता हूं C। C is called the critical point, ठीक है? तो ये जो टेम्परेचर T4 होता है, T4 is called critical temperature of a gas। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो डिसाइड करता है जो लिक्विड होगा या नहीं होगा।
क्रिटिकल टेम्परेचर ये डिसाइड करता है जो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, जो कि हमारा फेस डायग्राम से भी मालूम पड़ रहा है। देखो टेम्परेचर को मैं कुछ भी कर लूं, एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां पर लिक्विड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट? समझ में आया? ओके, सो T4 इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। प्रेशर एट सी, pressure at C is called critical pressure। C पॉइंट पे जो प्रेशर होता है that is called the critical pressure, यानी PC। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां का प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? PC। और यहां पर पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्रिटिकल टेम्परेचर में जो वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम एट C is called critical volume VC। और पर्टिकुलर C पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, ना वो लिक्विड है ना वो गैस है, उस पॉइंट पे बहुत सिंपल सी बात है, वो लिक्विड और गैस का जस्ट इक्विलिब्रियम जोन पे एक पॉइंट पे हिट करके वापस छोड़ दे रहा है। फेज एट C is called supercritical fluid। It can also be termed as supercooled fluid। फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों हमारा कंसीडर हो जाता है, तो C पे जो फेज होगा that will be called the supercritical fluid। तो ये इस ग्राफ का सैलिएंट फीचर्स है जो हमें समझना पड़ेगा ढंग से, राइट? अब हम लोग इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार मैथमेटिकली साथ में चर्चा करना चालू करते हैं। ओके, मेरे पास क्या है? P प्लस A बाई VM स्क्वायर, तो P VM स्क्वायर प्लस A इंटू VM माइनस B इज इक्वल्स टू R2 इंटू VM स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? PVM क्यूब प्लस AVM माइनस PBVM स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू RT इंटू VM स्क्वायर। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा, PVM क्यूब माइनस PB प्लस RT इंटू VM स्क्वायर प्लस A इंटू VM माइनस AB, that will be equals to 0, right? So if we see VM cube B plus RT by P into VM square plus A by P into VM minus AB by P, that is equals to 0। अच्छा, अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, यहां पर C पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है, आगे ये काम आएगा, राइट? अब इस इक्वेशन पे अगर मैं देखूं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन VM, राइट? अच्छा, इन जनरल अगर हमारे पास कोई क्यूबिक है,
इन जनरल हमारे पास कोई अगर क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। नाउ यहां पर क्या है, इसका 3 रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी b by a। प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू c by a। And the product of the roots alpha beta gamma that is equals to minus d by a। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा इस रूट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ABCD और रियल नंबर्स। ABCD और रियल नंबर्स, देखो पॉसिबिलिटीज जो बनते हैं वो है 3 रियल रूट्स and distinct। जो पहला पॉसिबिलिटी बनता है वो है 3 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, यानी इस प्रकार का या फिर उल्टा भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, वो डिपेंड करता है ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो 3 रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट्स है। यहां पर 3 अलग अलग रूट हमें साफ साफ दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा, राइट। थ्री रियल बट 2 आर coincident। 3 रियल रूट तो है लेकिन 2 कोइंसिडेंट रूट है, ठीक है, दोनों रूट सेम है, तीसरा रूट डिफरेंट है। तो ग्राफ इस प्रकार का होगा, यहां पर दोनों रूट कोइंसिडेंट हो गया है, या फिर इस प्रकार का भी हो सकता है, ये रूट यहां पर कोइंसिडेंट है और 3 कोइंसिडेंट रियल रूट्स। उस केस में जो ग्राफ आएगा और ध्यान देना, उस केस में केसिंग पॉइंट एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, राइट। केसिंग पॉइंट एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, यहां पे एक्स का 3 रियल सॉल्यूशन है बट तीनों हमारा कोइंसिडेंट है 0,0,0। तो ये जो पॉइंट है इसमें क्या है, इस केस में ध्यान देना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है और लास्ट केस केवल 1 रियल रूट हो, बाकी दोनों रूट इमेजिनरी हो। यानी सिंपल सी बात है, इसका 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ऐसा हो, राइट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, या फिर ऐसा है, या फिर हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम आए ना। एक पॉसिबिलिटी और भी है इसमें, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसमें केवल एक ही रियल रूट है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उसमें केवल एक ही रियल रूट है, एक्स इक्वल्स टू -1, बाकी दोनों रूट जो है वो मेरा इमेजिनरी है। यहां पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमम आए, तो उसके रिगार्डिंग हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक बात देख रहे हैं, जो हमारा वैन डर वाल इक्वेशन है वो हमारा मैथमेटिकली एक क्यूबिक इन वीएम है,
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने आइसोथर्म्स के बारे में देख लिए हैं, और जो T4 है वो हमारा जो पॉइंट C है, ये C पॉइंट पे ग्राफ अपना कॉन्केविटी को बदल रहा है। ये वाला पॉइंट डेफिनेटली जो है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो हमारा पॉइंट C है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक तरफ जो राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड है वो है हमारे लिए एक मैथ्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारे आइसोथर्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स लोगों ने एक्सपेरिमेंटली किया था, उन सब के बारे में चर्चा है। स्पेशली जो T5 का आइसोथर्म है वो इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट हमें वैन डर वाल्स से मिलता है, ये वाला पार्ट भी हमें वैन डर वाल्स से मिलता है। वैन डर वाल्स केवल गैस के लिए नहीं, इक्वली वैलिड लिक्विड जोन के लिए भी है, लेकिन जो बीच वाला जोन है वो हमें हटाना पड़ता है। तो वो वाले हटाने पे हम क्या करेंगे, वो वाले हटाने पे हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, जिसका एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी है, गलत वाले के साथ इक्वल एरिया बनाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। खैर ब्ला 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 ब्ला, वो सब हम पहले डिस्कस किए हैं। ये हमें मैक्सवेल से मिलता है। तो एक तरफ मेरा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ मेरा मैथ्स है। अब मैं इन दोनों को जोड़ने वाला हूं, और लिक्विफिकेशन का जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो कैसे निकालना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सब कुछ निकालना हमें सीखेंगे। बट बिफोर दैट हमें ये चीज मालूम होना चाहिए, और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है ये वाला। ओके